सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान में हुकूमत कौन कर रहा है। व्यवस्था देखते हैं तो एक संवैधानिक लोकतंत्र है इस इस्लामिक राष्ट्र में। दुनिया का आबादी की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा मुल्क भी है। तकरीबन 22-23 करोड़ रुपए इस लोग इस मुल्क में रहते हैं। चुनी हुई सरकार अस्तित्व में है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के तौर पर बताए जाते हैं। सहयोगी दल है पीपुल्स पार्टी, उसके प्रमुख है आसिफ अली जरदारी, वो राष्ट्रपति की भूमिका में है। पर इसके बावजूद भी ऐसा लगता नहीं है कि इन दोनों के हाथ में बहुत कुछ है। पाकिस्तान में अतीत में भी सेना बड़ी हावी रही है और जो सेना प्रमुख हैं वो तानाशाह के तौर पर सत्ता में प्रत्यक्ष तौर पर अपनी भूमिका निभाते आए हैं। अभी तक तख्ता पलट की जानकारी तो नहीं है, ना तो याया खान जैसी, ना जनरल जिया उल हक जैसी, ना परवेज मुशर्रफ जैसी। लेकिन इसके बावजूद भी जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनका तौर तरीका अब एहसास करा रहा है कि पाकिस्तान में वस्तुतः सत्ता में सेना का दौर वापस लौटा है। आसिम मुनीर जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं और दुनिया के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उससे कमोबेश ऐसा महसूस हो रहा है। और ऐसा भी महसूस हो रहा है कि बाकी मुल्क तो जाने दीजिए, अमेरिका ने भी शायद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख के तौर पर तैयार कर लिया है। 2 महीने पहले जब आसिम मुनीर गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बाकायदा लंच दिया था व्हाइट हाउस में। और अभी एक बार फिर आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर है। आसिम मुनीर किस हैसियत में है, हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। वो दौरा कर रहे हैं, इस पर हमारा कोई एतराज नहीं। वो पाकिस्तान में कितने प्रभावी हैं, इस पर भी एतराज नहीं। पर अब वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर हमारा गंभीर ऐतराज है और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया को भी इस पर ऐतराज होना चाहिए। यही हमारा आज का विषय है, नापाक तकरीर, धमकीबाज मुनीर। मुनीर साहब ने फरमाया है अमेरिका में एक डिनर पार्टी में कि देखो मत भूलो कि हमारे पास में क्या है, अगर हम डूबे ना तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। सिंधु नदी के संदर्भ में कहा कि भारत बांध बना ले, जब बांध बन जाएगा तो 10 मिसाइलें दाग देंगे, उड़ा देंगे। इस तरीके की सीधी बयानबाजी अपने आप में चिंता पैदा करती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप शांति के मसीहा के तौर पर दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, नोबेल पुरस्कार के अभिलाषी के तौर पर उनको देखा जा रहा है, वो ये आसिम मुनीर की धमकी के साथ इत्तेफाक रखते हैं कि आधी दुनिया खत्म कर देंगे। बात गंभीर है, गंभीरता से विवेचन करते हैं। ये दुनिया के लिए संदेश है, भारत के लिए संदेश है, ट्रंप के लिए संदेश है, या ट्रंप का मुनीर के माध्यम से भारत को संदेश है। दिलचस्प है और गंभीर भी है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सेवानिवृत्त मेजर जनरल अनुज माथुर जी खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं। और इस नाजुक विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक शहजाद अनवर फारूकी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनुज माथुर जी से करते हैं और माथुर साहब से समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे यहाँ धमकी को अलग अलग लहजे में समझने की बात कही जाती है। एक शब्द होता है गीदड़ भभकी, इस रूप में देखें माथुर साहब, या इसे संजीदगी से लेने की जरूरत है। जब व्यक्ति से कुछ नहीं होता तो वो आत्मघात करता है। क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपना बहुत कुछ गंवा चुके मुनीर खोई हुई इज्जत को बचाए रखने की असफल कोशिश ऐसे बयानों से कर रहे हैं? किस रूप में देखते हैं आप उनकी इस बयानबाजी को? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताने का प्रयास करूंगा कि हम जब कहते हैं कि असीम मुनीर जून में भी गए अमेरिका और अभी गए, मेरा ये मानना है, काफी कन्विक्शन के साथ मैं ये बात कह रहा हूं डॉक्टर साहब, कि असीम मुनीर वहां गए नहीं, बुलाए गए थे। जून में भी बुलाए गए थे और अभी भी बुलाए गए हैं। और जो वो शब्द, जो भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं और जो बातें वो बता रहे हैं, वो बातें बताने के लिए उनको कहा गया है। आप ये में गए थे, थोड़ा सा मैं समझ लूंगा पीछे बताने के लिए। उस समय वो दिन था 12 जून का, जब ईरान के ऊपर अमेरिका की जो समय सीमा तय की गई थी वो समाप्त हो रही थी। और वो समय सीमा ऑपरेशन सिंदूर से काफी पहले तय हो चुकी थी। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का अमेरिका दौरा
ऑपरेशन सिंदूर के काफी पहले निश्चित हो चुका था, क्योंकि वो उनकी ईरान और अमेरिका के युद्ध में भूमिका को कंट्रोल नियंत्रित करना चाह रहे थे। अब वो भारतवर्ष के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसकी कुछ वजह है, हम सब जानते हैं। फिर भी एक दो बातें और मैं बताने का प्रयास करूंगा कि भारत से अमेरिका को कहीं ना कहीं, अमेरिका को नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी है, क्योंकि वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपसेस्ड हैं कि उनको जो जो है नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और वो इस बात से अपसेस्ड हैं कि वो ये सिद्ध करें अमेरिका के लिए कि वो उनके सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति हैं। वो क्लिंटन से बेहतर हैं, वो बाइडेन से बेहतर हैं, ओबामा से बेहतर हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश से बेहतर हैं। ये उनका उद्देश्य है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है उनका उद्देश्य, मेक ट्रंप द ग्रेटेस्ट, ये मेरे को लगता है उनका उद्देश्य। अब जहां तक सवाल असीम मुनीर साहब का इस प्रकार का बयान देने का है, मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो कि उन्होंने कहा, उनके पुराने पेंटागन के एक एक्टिविस्ट, एक बहुत सीनियर पर्सन ने, कि ये उसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म है। इस प्रकार का बयान अगर किसी भी और व्यक्ति ने अमेरिका की धरती पर दिया होता तो 15 मिनट से ज्यादा उस धरती पर उसको रहने नहीं दिया जाता, ये मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं। और उसके बावजूद भी असीम मुनीर वहां पर ही कंटिन्यूज टू बी देयर। उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको उनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। अब जिस प्रकार के बयान उन्होंने दिए हैं, दो तीन चीजें बहुत गौर करने वाली हैं। देखिए, उन्होंने ये बयान सिर्फ भारत के विपक्ष, भारत के विरोध में नहीं दिया है, वरना वो ये कह सकते थे कि मैं भारत को डुबो दूंगा। उन्होंने इतना खतरनाक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इफ वी आर गोइंग डाउन वील टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन, कि पूरी दुनिया को एटॉमिक धमकी है। अब वो अमेरिका जो ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने नहीं दे रहा, ये कह रहा है कि अगर आप परमाणु शक्ति संपन्न देश बने तो आपको हम मटिया मेट कर देंगे, आपके ऊपर हम आक्रमण कर देंगे। उन्होंने कर भी दिया एक बार। वो देश इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे उनके आर्मी चीफ, वो भी अमेरिका में आकर के, उसको कैसे टॉलरेट कर रहा है, ये मेरी समझ से पूरी तरह से बाहर है। ये तभी हो सकता है जब उनको उनके ऊपर सरपरस्ती है। ये जो असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम रेकमेंड किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसके एवज में दिया गया भुगतान है। उसके एवज में दिया गया भुगतान है, ये अनुज माथुर साहब कह रहे हैं। लेकिन स्वयं पाकिस्तान इस विषय में क्या सोच रहा है? एक निर्वाचित प्रधानमंत्री, व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति ऐसी भाषा नहीं बोल रहा, पर एक सेना का जनरल खुलेआम दुनिया को मिटा देने की बात कह दे रहा है, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति पर हमले की बात कह दे रहा है। तो फारूकी साहब, आपसे समझना चाहते हैं, पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है सेना के द्वारा, अतीत के हम लोग इसके अनुभव रखते आए हैं। इस बार क्या बगैर तख्ता पलट के सत्ता पलट हो गया है? ऐसा कोई दृश्य है क्या अनवर फारूकी साहब? थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी है। काफी दिनों के बाद असल में मसरूफियत कुछ ऐसी रही, वरना आपके साथ तो गुफ्तगू करके हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी। गुजारिश ये है डॉक्टर साहब के, मैं कभी भी ये नहीं मानता हूं कि मुल्कों के दरमियान दोस्ती, दुश्मनी, खारजा ताल्लुकात कोई मेरे और आपके जैसे ताल्लुकात हैं, या मेरा कोई दोस्त है या क्लास फेलो है, ये मुफादात का खेल है। हमें थोड़ा सा उस सिनारियो को समझना है जिस सिनारियो की वजह से ये सारी तब्दीली आ रही है। मेरा जहां तक तजिया है वो ये है कि इससे पहले भारत एक कंट्रोलिंग पोजीशन में था, और लगता ये था कि बड़ी मार्केट है, फौजी माइट भी अच्छी है इसकी, ये चीन को भी काबू कर लेगा, ये पाकिस्तान को भी काबू में रखेगा, अफगानिस्तान पूरा खित्ता ये देखेगा, और अमेरिका के बिहाफ पे वो एक छोटा लोकल जो थानेदार है वो इंडिया बतौर थानेदार के तौर पे यहाँ पे इस खित्ते की देखभाल करेगा। लेकिन जब ये मामला हुआ और ये जो पाकिस्तान के साथ एक झड़प हुई जिसमें भारत के उस तासर को नुकसान पहुंचा, जो कि इससे पहले ये लगता था कि पता नहीं भारत कितनी बड़ी फौजी ताकत है, तो मेरा ख्याल है कि मैं और आप जितनी मर्जी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप कहें कि मैंने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया और पाकिस्तान कहे हमने इंडिया के साथ ये कर दिया, एट द एंड ऑफ द डे अगर अमेरिका खुद को दुनिया का वाहिद सुपर पावर मुल्क समझता है तो वो ये सारे हकायक देख रहा है, बदलती हुई सूरत हाल भी देख रहा है। भारत के उस तासर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और वो जो प्लान था भारत के हवाले से अमेरिका के ज़हन में, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का, कि वो इस खित्ते को कंट्रोल कर पाएंगे,
जो वो सोच रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की चुनौती मिली भारत को, तो पाकिस्तान के ऊपर नवाज शाह आना वो मुझे बिल्कुल लॉजिकल लगता है। मुझे इसमें लगता यह है कि भारत को थोड़ा सा कट टू साइज किया जा रहा है। पहले जो मेहरबानियां थी सब चीजों से आंखें बंद की हुई थी। आप पेट्रोल वो तेल ले भी रहे थे, रशिया से बेच भी रहे थे, आप पाकिस्तान के साथ जो भी कर रहे थे, तो वो सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही थी और सब की सब इंडिया के फेवर में जा रही थी। लेकिन ये रिसेंट हिस्ट्री में जो अभी कुछ हुआ है, उसके बाद से दुनिया के देखने का नजरिया बदल गया है। आज जिस तरह से पाकिस्तान को एक और कामयाबी मिली है कि बलूचिस्तान में जो मजीद ब्रिगेड और बीएलए और उनके साथ जो हिंदुस्तान से वाबस्ता एक कालदम तंजीम है, उसका नाम भी लिया गया है, तो उन को अमेरिका की तरफ से आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे खित्ते में जो पहले डिजाइन थे वो वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पे गए हैं, उस पर दोबारा से काम कर रहे हैं। मीनवाइल वो पाकिस्तान को ये एहसास नहीं दिलाना चाहते कि पाकिस्तान को उन्होंने किसी तरह से पीछे रखा हुआ है, चूंकि पाकिस्तान के गिले शिकवे बहुत ज्यादा थे। पाकिस्तान ये कहता था कि हम तो हर हालात में अमेरिका के साथ रहे हैं। भारत ने तो गैर जानिबदार मुल्कों की जो तंजीम थी उसको ज्वाइन कर रखा था। वो भारत के जो है वो अमेरिका के भी मजे ले रहा था, रशिया के भी मजे ले रहा था, और इनके यानी पांचों घी में और सर कढ़ाई में था। तो अब वो थोड़ा सा उस तासर को तब्दील करे। और दूसरा मुझे लगता फारूक है साहब, दो चीजों पे अपन थोड़ा सा भटक गए। मैं आपसे समझना ये चाहता था, शुरुआत मैंने ये की थी कि भाई पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ की है, वो जरदारी साहब की है, या अब पाकिस्तान में हुकूमत आसिम मुनीर की है? एक सवाल तो मेरा ये था, इस पर थोड़ा आपसे रोशनी चाहिए। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या हैसियत है उस पर तो आपने विस्तार से बता दिया, पर की क्या औकात है, क्या हैसियत है, थोड़ा इस पर आपसे स्पष्ट रहिए। एक दूसरा आपसे जानना था कि मरने की बात तो वो करता है ना जो हारा हुआ टाइप में होता है। भारत ने तो नहीं कहा कि अगर हम मिटे तो अपने साथ में आधी दुनिया, एक चौथाई दुनिया या पूरी दुनिया ले डूबेंगे। ये मुनीर साहब को किस बात का डर आया? वो कह रहे हैं कि अगर हम मरे ना, अगर हम डूब रहे होंगे, आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। इन दो विषयों पे फारूकी साहब आपसे स्पष्टता चाहिए। आप जैसा जहीन संपादक है, थोड़ा। देखिए, मेरे नजदीक ये जो आधी दुनिया वाली बात है ये मेटाफर है। मेरे नजदीक ये कोई उस तरह से एक्चुअल बात नहीं। उसकी वजह ये, मुझे और आपको अगर ये पता है कि अगर खुदा ना खास्ता न्यूक कहीं पे ऑपरेट करते हैं, आप करें, मैं करूं, या दुनिया में कोई भी मुल्क करेगा, तो वो सिर्फ उस हद तक तो महदूद उसका असर नहीं रहेगा। और ये तो मैं और आप जानते हैं कि उसके असरात से तकरीबन आधी दुनिया जो है वो मुतासर होगी ही होगी। मुझे लगता यह है कि ये कलाम में जोर डालने के लिए हाफिज साहब ने कह दिया, वरना उनका ये कतई मतलब नहीं है कि वो सारी दुनिया को इस तरह से वो कुछ धमकाना मकसूद नहीं है, वो ये बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि रवायती फौजी ताकत के हवाले से अगर हमारा इंडिया के साथ मुवाजना किया जाए तो हमारा तो कोई जोड़ नहीं बनता। जितनी आपकी फौज है, जितने आप डिफेंस पे पैसे खर्च करते हैं, पाकिस्तान के पास तो उतने रिसोर्सेज नहीं है। अब पाकिस्तान रवायती जंग कोई थोड़ी बहुत लड़ लेगा, या जिस तरह की कोई झड़प हो गई, कभी आपने कर लिया कभी हमने कर लिया, वो तो इसी तरह है कि कभी आपने हमारे गोल पे हमला किया और आपने एक आध गोल कर लिया, कभी हमारा दौर लगा तो हमने दो तीन कर दिए। लेकिन अगर सीरियस कोई इस तरह का, जो कि भारत की तरफ से महसूस ये किया जा रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी तजिया निगार हैं वो ये महसूस करते हैं कि ये जो हालिया पाकिस्तान और भारत की जो सूरत हाल हुई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है वो एक प्रेशर में है। वो बहुत सारी चीजों को खुल के उस तरह आवाम में तस्लीम भी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनके ऊपर दाखिली दबाव बढ़ रहा है। और लगता यह है कि वो जो ट्रंप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने रुकवाई थी और मैंने ये किया था, उसको नेगेट करने के लिए नरेंद्र मोदी शायद फिर कुछ करने जा रहे हैं। तो ये उसके लिए पेशबंदी ये की जा रही है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि इस बात को कोई उस तरह से नहीं है। उन्होंने अपने अजाइम बता दिए हैं कि बुनियादी तौर पर अगर कोई अपने दाखिली ऑडियंस को आप मुतमईन करने के लिए इस तरह का कुछ करेंगे तो जाहिर है पर पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा। और वैसे भी इन इवेंट्स की वजह से सबसे ज्यादा जो फायदा है वो हाफिज आसिम मुनीर को हुआ। और जो सवाल आपने पूछा कि इस वक्त हुकूमत किसकी है, तो ये बेसिकली हम लोग इसको एक हाइब्रिड रजीम के नाम से या हाइब्रिड सिस्टम कह रहे हैं, जिसमें हाफिज साहब का अमल दखल अगर मैं नहीं मानूंगा तो मैं अकल शऊर से बिल्कुल पैदल हूंगा। मैं ऐसी कोई मतलब
गूफ बात करना नहीं चाहता, क्योंकि हम सब लोग समझदार हैं और एक अच्छी सुलझी हुई डिबेट हो रही है, तो उसमें सीधी बात करनी चाहिए। तो सीधी बात करिए, फारूकी साहब ने तस्वीर को काफी हद तक साफ किया है। मुझे आना है अलूने साहब के पास, लेकिन माथुर साहब को हस्तक्षेप करने जा रहे थे। माथुर साहब का हस्तक्षेप संक्षिप्त में सुन लेते हैं। जी माथुर साहब। देखिए देखिए डॉक्टर हिमांशु, मैं एक दो बातें बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। देखिए कोई पहली बात तो ये कहने की है कि किसी भी भारत की उसके ऊपर कोई ऐसा डेंट नहीं लगाया जो कि फारूकी साहब कह रहे हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं आपको साफ बता सकता हूं कि ये जो पिछले 3-4 दिनों का जो 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 मई में किस्सा हुआ था, वो सब जानते हैं। वो भी जानते हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी किसी भी दबाव में नहीं है। तीसरी बात यह है कि जितनी भी बातें उन्होंने कही, इंक्लूडिंग ये, उन्होंने भारत को कहा कि वो एक मर्सिडीज है जो कि एक फरारी की रफ्तार से दौड़ रही है, और हम लोग एक लड्डा है जिसमें वो भरा हुआ है, क्या कहते हैं, बजरी, और वो बजरी का लड्डा वो फरारी से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा। उनकी तमाम बातें देखिए, जो जो सैनिक होता है, जब भी कोई इस प्रकार का कोई स्कर्मिश होता है, तो उस सैनिक को वाकई रूप में पता होता है कि वो हारा है या जीता है। और जितने भी बयान आए हैं, जो पहला लेटर शहबाज शरीफ साहब ने अपने मित्र राष्ट्रों को 7-8 मई को लिखा था, और उन्होंने कहा था हमें बहुत नुकसान हुआ है, हमारी आर्थिक रूप से मदद की जाए। उसके बाद उन्होंने इस बात को माना कि 13 उनके एयरफील्ड्स के ऊपर नुकसान हुआ है। किसको क्या हुआ है ये देखने की आवश्यकता नहीं है, और वो मुद्दा भी ये नहीं देखने की है। आवश्यकता नहीं है, पर हमारा विषय अभी ये नहीं है। हमारा विषय ये है कि दुनिया मुनीर साहब की इस टिप्पणियों पर खामोश क्यों है। अरुण साहब क्या हमें समझा सकते हैं? फारूकी साहब इस आकलन के साथ में है कि अतीत में भारत को जो हैसियत मिल रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस संघर्ष के बाद में उसे कट शॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब कभी प्यादा खुद वजीर होने लगता है तो बाकी वजीरों को बेचैनी हो जाती है। क्या कहते हैं अलूने साहब, भारत की बढ़ती हुई हैसियत ज्यादा खलने लगी? बहुत धन्यवाद मुझे याद करने के लिए। देखिए, कुछ लोग खुद के लिए दौड़ते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए दौड़कर खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान वो एक दुनिया का वाहिद मुल्क है जो खुद के लिए नहीं दौड़ता, वो दूसरों के लिए दौड़ता है। और अमेरिका के लिए दौड़ के तो इतना खुश होता है कि वो जो उसकी मुस्कुराहट है बार बार उसके चेहरे पर तैरती है। ये बात हो रही कि उस दौड़ में वो लोकतंत्र का गला घोटता है, लोगों को मारता है, आतंकवादियों को पैदा करता है, तमाम तरीके से अपने आप को जितना भी पाकिस्तान नीचे गिरा सकता है वो अमेरिका के लिए गिराता है, लेकिन दूसरों के लिए दौड़ के खूब खुश होता है। जिन्ना साहब 45 में दौड़कर अमेरिका चले गए थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद फिर दौड़ शुरू हुआ 53-54 से गुलाम मोहम्मद साहब ने नजमुद्दीन की सरकार बर्खास्त कर दी, तो लगातार चलता रहा। अब आप देखिए कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना। मैं अलूने साहब थोड़ा विनम्रता पूर्वक अनुरोध यह करूंगा कि हम तथ्यों के आलोक में बात करें, ना कि भावनाओं के आलोक में। हम भारत पाकिस्तान के दुश्मनी भरे रिश्तों के आधार पर अगर टिप्पणियां करेंगे तो शायद सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम तथ्य पर रहते हैं। अभी तथ्य यह है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख अमेरिका प्रवास पर जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उस भाषा पर आपत्ति क्यों नहीं आ रही? आप बोल रहे हो वो पाकिस्तान इस बात में खुश होता है अमेरिका का रुसा करने पे। हमने भी तो बेहतर रिश्ते रखने की कोशिश की थी। अब बेहतर रिश्ते की कीमत कुछ ज्यादा अमेरिका मांगने लगा, हमें नहीं स्वीकार हो रहा। थोड़ा इस विषय में बताइए कि हम कहीं चूक रहे हैं, या हम अपने देश के हितों की रक्षा के लिए जिस तरीके से अड़ रहे हैं, पाकिस्तान अपने हितों को दरकिनार करते हुए अमेरिका के समर्थन के लिए झुकता चला जा रहा। थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना। डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। मैं सारी चीजें देखिए, सबसे पहले तो मुनीर साहब जो है वो अमेरिका के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के पहले पाकिस्तान को यदि विश्वास में ले लिया जाए तो बुरा क्या था, और उन्होंने पाकिस्तान को बखूबी विश्वास में ले लिया। ईरान को घेरने के लिए यदि आर्मेनिया और अजरबैजान को साथ मिला लिया जाए तो बुरा क्या है। मुनीर साहब ने इस कोशिश भी की क्योंकि उन्होंने अजरबैजान में अपनी सेना भेजी थी, तो वो ट्रंप ने वो उद्देश्य भी पूरा कर दिया। अब भारत जैसा लोकतांत्रिक देश जो है वो ऐसे उद्देश्य पूरे अमेरिका के कर नहीं सकता।
भारत जो है वो अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए या अपने किसानों के पक्ष में खड़ा हो गया, क्योंकि भारत ने ग्राम स्वराज को देखा है, पाकिस्तान ने ग्राम स्वराज को नहीं देखा है। क्योंकि हमने कहा है कि हम हमारे किसान जो है, हमारे किसान रोजी रोटी की पूर्ति क्यों कैसे करेंगे। 70% जो घर है वो खेतों से हमारे यहाँ पर रोशन होते हैं, और हम निजीकरण के, अमेरिकी निजीकरण के हवाले नहीं कर सकते, हमने नहीं किया। तो भारत जो है पाकिस्तान की बराबरी नहीं तो कर सकता और नहीं करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन हाँ, यदि पाकिस्तान उपयोग में लेता है, अमेरिका बखूबी उपयोग में ले रहा है, अपने हितों की पूर्ति कर रहा है, वह करता रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं और भारत उसकी बराबरी कभी करने की कोशिश भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया ये समझती है कि जो ट्रंप का टैरिफ है उसने भारत की जो है अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचाएगी। निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो, लेकिन यह अमेरिका की दीर्घकालीन नीति नहीं हो सकती, क्योंकि अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। क्योंकि अमेरिका में 60% से ज्यादा, एक सर्वे आया है, लोग विरोध कर रहे हैं कि आप चीन के साथ खड़े हो रहे हैं, आप चीन को छूट दे रहे हैं, लेकिन भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ट्रंप जो है वो अल्पकालीन फायदों के लिए पाकिस्तान को प्रोटेक्ट जरूर कर रहे हैं, और भारत जो है वो अल्पकालीन फायदों के लिए अपने दीर्घकालीन हितों की बलि नहीं चढ़ा रहा है। यह अंतर है। लेकिन मैं शहबाज शरीफ सरकार के नजरिए पर बात करना चाहता हूं। फारूकी साहब, पहले हम जब बात करते थे तो यह बात निकल कर आती थी कि पाकिस्तानी जनता में अमेरिकन परिस्थिति को लेकर बड़ी नाराजगी है। आम पाकिस्तानी यह महसूस कर रहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान का शोषण किया। इमरान खान ने जन समर्थन में पाकिस्तान के पिट्ठू होने के संदर्भ में ही अपने आप को प्रस्तुत किया था। एक बार फिर पाकिस्तान हुकूमत अमेरिकी परिस्थिति की ओर जा रही है। लोगों को भरा है, या लोगों को लग रहा है कि जिस क्राइसिस में हम हैं, जिस तकलीफ में हम हैं, जिस परेशानी में हम हैं, ये रोटी कपड़ा मकान की दिक्कतों से हम जूझ रहे हैं, अमेरिका का साथी हमें उबार सकता है क्या फारूकी साहब? अच्छा, देखिए, दो चीजें हैं, मैं थोड़ी थोड़ी उस पर रोशनी डाल दूंगा। ये जो मैंने बलूचिस्तान के हवाले से बात की थी आपके सामने जी, कि बलूचिस्तान से मुतालिक वो BLA और वो जो मजीद ग्रुप वाली बात थी, देखिए, अगर वहां से इस ये जो दहशतगर्दी के वाकयात का अगर खात्मा हो जाता है तो उसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है, वो चीन को भी होगा। चूंकि CPEC का रूट जो है वो बलूचिस्तान से गुजरना है, और बलूचिस्तान के हालात के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो चीन को महसूस हो रही है, चूंकि उनका एक बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव है वो उसमें फंसा हुआ है। अब ऐसे में अगर आप ये कहें तो इमरान खान साहब ने तो इल्जाम लगाया था कि मेरी हुकूमत को टॉपल करने में अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी जो थे उन्होंने ये किया और वो किया। बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में अवाम उस तरह से अमेरिकी फायदों से फायदा नहीं उठा सकी, उन रकूम से या जो भी वहां से आता रहा, जिस तरह से पाकिस्तान की अशराफिया को फायदा होता रहा। अब अमेरिका के हवाले से ये इबाम आज भी मौजूद है। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह, ये परवेज मुशर्रफ के दौर में रिचर्ड बाउचर गालिबन पाकिस्तान के दौरे पर थे, और मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आप हमेशा जब भी आते हैं तो आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मिलकर चले जाते हैं, अवाम यहाँ की आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो मुझे उन्होंने कहा अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की जनता उनको पसंद करती है या नहीं करती। अगर वो इस माइंडसेट के की मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उसमें, और उनकी इस दफा मुझे बड़ी वाजिया तब्दीली नजर आई कि वो अब ये चाहते हैं कि सिर्फ हुकूमत में बैठे हुए लोगों में उनको उस तरह से पजीराई ना मिले, बल्कि अवाम भी उनको पसंद करे। तो उस हवाले से वो यकीनन अमेरिका ये कोशिश कर रहा है, और भारत इस बात पे खुश हो रहा है कि हम अगर दौड़ लगा रहे हैं, हम अमेरिकी खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। देखिए,
इंसान अपनी खूबी के ऊपर आगे बढ़ता है और अपनी खूबी पर जिंदा रहता है। इंसान दूसरे की खामी पर ना आगे बढ़ सकता है, ना उसके ऊपर फख्र कर सकता है। पाकिस्तान जो भी है, जैसा भी है, इस वक्त आप ये देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक पूरा एक तब्दीली आई है राय आमा की, और पाकिस्तान जो कि 80,000 90,000 से ज्यादा लोगों की दहशतगर्दी के हवाले से कुर्बानियां दे चुका है, और अरबा खरबा डॉलर की हमारे मुल्क को नुकसान हो चुका दहशतगर्दी के हवाले से। वो लोग हमारी बात मानते नहीं थे, अब दुनिया ये मानना शुरू हो गई है। और मैं ये समझता हूं कि इस हवाले से जो भारत ने इतने वर्षों में मेहनत की थी, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला, हर दफा शोर मचाया जब भी कोई वाकया हुआ, इवन आप कबूतर पकड़ रहे हैं, कभी आप गैस वाले गुब्बारे पकड़ रहे हैं कि ये पाकिस्तान से जासूसी करने आए हैं। अब दुनिया चीजों को और तरीके से देख रही है। मेरे नजदीक पाकिस्तान और भारत दोनों को बैठ के एक दूसरे के साथ, देखिए मसाइल दोनों के हैं। अभी ये कह रहे थे हमने ज़राअत को नहीं हवाले किया, और भाई ज़राअत को आपने अपने जिम्मेदार को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। हमारे यहाँ तो इस तरह जिम्मेदार जो है वो खुदकुशियां नहीं कर रहे, लेकिन हम इस बात की कभी आपको उस तरह से ताने नहीं देते या टॉन्ट नहीं करते। मेरे नजदीक भारत और पाकिस्तान दोनों को बैठ के बात करनी चाहिए, और ये कोई झगड़े वाली बात नहीं है। मेरे नजदीक इस खित्ते में डेढ़ और मतलब 2 अरब के करीब जो आबादी है, इसको आगे बढ़ने के लिए, लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए इन दोनों मुल्कों को आपस में बैठना होगा। आप लोग तो एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, किस तरह बच्चों जैसी आप बातें करते हो कि जिस तरह मोहल्ले में एक बच्चे के साथ आप लड़ाई होगी, आप कहते हो मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा या मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और भाई ये कुदरत का फैसला है कि ये दोनों हमसाए हैं, ये दोनों मिलके आगे बढ़ सकते हैं या दोनों मिलके एक जगह पे स्टक हो सकते हैं। अब ये फैसला पाकिस्तान और भारत ने करना है कि वो आगे जाना चाहते हैं या स्टक आगे जाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए माथुर साहब आपके पास आऊंगा। अटल जी ने बड़े कमाल की बात कही थी, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। क्या कहते हैं आप? टकराव के रास्ते पर जनता में उन्माद पैदा करने से दोनों मुल्कों का भला है, या समाधान खोजने की कोशिश करें? बिल्कुल सही बात है। आप भूगोल नहीं बदल सकते, इतिहास आपको पढ़ना चाहिए और आने वाला भविष्य इतिहास के ऊपर निर्भर करेगा। ये जो पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये इनको मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ 70 साल पुराना है, भारत अरबों साल पुराना देश है, और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। ये बात पहली बात। जहां तक दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जहां तक सवाल भारत और उनके साथ मिलकर के चलने का है, हम लोगों को एक दूसरे की चीजों को समझने की जरूरत है। जब आतंकवाद, ये इन्होंने खुद माना है, एक बार नहीं 50 बार माना है कि हम 30 साल से अमेरिका के लिए डर्टी काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तमाम TRI वहां पर मौजूद है। हम इस बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात निश्चित करिए कि आप आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, और फिर आप बात करिए आगे जाकर के। मेरे को यह लगता है कि किसी भी प्रकार हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, ये माथुर साहब का कहना है, पर दृश्य बदल रहा है। इस पर भारत की विदेश नीति के संचालनकर्ताओं को ध्यान देने की जरूरत है। हम लगातार बताते आए हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करने वाला राष्ट्र है, और फारूकी साहब बता रहे हैं कि हमारी जो मेहनत चल रही है उसमें अब हम आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र के तौर पर दुनिया के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकी संगठन बताते हुए अमेरिका उसे प्रतिबंधित सूची में डाल रहा है, तो यह हमारी सफलता है। हम इस सफलता पर बिफरे या आसिम मुनीर के द्वारा दिए गए बयानों की काट के लिए नए सिरे से अपनी विदेश नीति पर विचार करें, इस पर हमें फैसला लेना है। और इतना तय है कि हमें दोनों मोर्चों पर ही अब लड़ाई ज्यादा संजीदगी से लड़नी होगी, चाहे वो सीमा पर हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर। समय है उचित फैसले लेने का। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।